समर्थकों ने काटा हंगामा। नमस्कार, मैं आपके साथ केकेराणा एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और आज योगी सरकार का पिटारा खुल गया है, जिसमें सौगातों की कई बौछार हुई है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है और प्रदेश के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाओं की घोषणा की गई है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट में महिलाओं, युवा, किसान और गरीब वर्ग पर फोकस किया गया है। वहीं बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने, असाध्य रोगों के इलाज के लिए 125 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। बजट का आकार 7.5 लाख करोड़ के आसपास है और जिसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। तो सरकार 2023-24 का ये जो बजट पेश किया गया था वो लगभग 7 लाख करोड़ का था और अब 7.5 लाख के आसपास ये बजट पहुंच गया है। यूपी के बजट की बड़ी बातें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़ रुपए देने की बात, यानी कि आवंटित उसके लिए रखा गया है। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, उसके लिए बजट रखा गया है। वाराणसी मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बजट में, यानी कि जो 2024 का ये बजट पेश हुआ है। असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए 125 करोड़ रुपए रखे गए हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए भी टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के लिए 4,000 करोड़ रुपए, सोचेगा सबसे बड़ी राशि 4,000 करोड़ रुपए टैबलेट पर। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए। किसानों को मुफ्त पानी के लिए 1100 करोड़ रुपए, किसानों को मुफ्त पानी दिया जाएगा। नदी सुधार कटाव के लिए 1530 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई के लिए 1020 करोड़ रुपए। रेलवे ओवरब्रिज के लिए 1350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, उसके लिए आवंटित किए गए। 5 साल में 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, यह लक्ष्य रखा गया है। 22,000 मेगावाट। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए रखे गए। जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। और भी तमाम चीजों के लिए है। स्मार्ट सिटी के लिए 400 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1140 करोड़ रुपए, चेक डैम के लिए 65 करोड़ रुपए। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अभिषेक राम हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। हरीश चंद्र जी, सरकार ने उत्तर प्रदेश की बजट पेश किया है, किसानों पर फोकस है, महिलाओं पर है, युवाओं पर है। हरीश जी, देखिए, उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से हम अभिनंदन करते हैं। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं और जिस तरह जो बजट फोकस है वो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश
बनाने की दिशा में और गतिशीलता आएगी। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आप चाहे पर्यटन को देखें कि जिस तरह से लगातार पर्यटन में व्यापक वृद्धि नजर आ रही है और कई गुना पर्यटक उत्तर प्रदेश में चाहे काशी हो, अयोध्या हो, जिस तरह से पर्यटन का एक वैश्विक पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का निर्यात बढ़ा है, 2 लाख करोड़ का निर्यात उत्तर प्रदेश का हो गया है, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और हर घर नल योजना को लेकर के 22,000 करोड़ का प्रावधान किया है। घर घर शुद्ध जल, पेयजल उपलब्ध कराना एक बड़ा टास्क है उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए। लेकिन उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं, आप शिक्षा को लेकर के देख लीजिए, आप बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए जिस तरह 4,000 करोड़ का प्रावधान किया है, इस तरह स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के देख लीजिए, वृद्धा पेंशन के लिए 7,000 से ज्यादा 7,377 करोड़ का प्रावधान किया गया। इस तरह से लगातार जो उत्तर प्रदेश के बजट को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में सरकार काम कर रही है, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश को जिस तरह से देश में पहला आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, इकोनॉमी की दृष्टि से पहले नंबर पे लाने के लिए तेजी के साथ उत्तर प्रदेश अग्रसर है। और उसी तरह जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है, देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश के योगदान को 1 ट्रिलियन करना, उस दिशा में काफी कुछ काम हो रहा है। और यह उत्तर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली का पैगाम। जी अभिषेक जी, किस तरह से इस बजट को देखा जाए, एक बार मैं आपसे समझना चाहता हूं पहले। देखिए, बजट तो काफी बैलेंस बजट है और काफी हद तक ठीक भी है, लेकिन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम की कोशिश की गई है, इन्वेस्टमेंट की, प्लस कुंभ मेले के लिए भी आवंटन करा गया, या रीजनल जो रैपिड मेट्रो चल रही है दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ की, या कानपुर की मेट्रो के लिए भी लगाया गया पैसा। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो यूपी की एक समस्या है कि बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर अब बहुत ज्यादा नहीं आ रहा। जो ज्यादातर रेवेन्यू जाता भी है, यूपी का जो मेजर रेवेन्यू पोर्शन है वो नोएडा, गाजियाबाद यहीं से आ रहा है। कानपुर एक बहुत पुराना शहर था, कानपुर में स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई थी, वो खत्म हो गई है। गाजियाबाद में अगर आप देखें तो जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली एक ओल्ड फैशन में जो इंडस्ट्री चल रही है वो चल रही है, नई इंडस्ट्री को हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। नोएडा में आईटी कंपनीज का हब है, मैन्युफैक्चरिंग पर उतना ध्यान नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट एक यूपी में है, परसेंटेज आप हो सकता है परसेंटेज पर विवाद रहे कि कितनी परसेंटेज में अनएम्प्लॉयमेंट है। बिल्कुल, सरकार ने तो 2.4% माना है, टैकल नहीं कर पा रही। जी, सरकार ने 2.4% बेरोजगारी मानी है। चलो कुछ तो मानी जी, तो 2.4 को दूर कैसे करेंगे? उनके ही आंकड़े ले लेते हैं, क्योंकि यूपी की जो जनसंख्या है वो इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि अगर दुनिया में अगर ये यूपी अलग देश होता तो जनसंख्या के हिसाब से 5वें नंबर पे जनसंख्या में देश होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना बड़ा जो राज्य है, राज्य नहीं है अपने आप में, देश जितनी जनसंख्या है इसकी, तो इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहीं टैकल नहीं हो रहे। मैन्युफैक्चरिंग हब आप देखिए, जो मास में एम्प्लॉयमेंट दूर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग से होता है, सर्विस सेक्टर से नहीं होता। तो वो कहीं इसमें विजन नहीं दिख रहा। जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ध्यान दे रहे हैं कि भाई हाईवे के लिए पैसे लगा दिए, हम इस तरह से बिजली के लिए सस्ती मिल जाएगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ टैकल हो रही है? या जो ओल्ड स्टाइल की इंडस्ट्री है, आप ये बताइए कितने स्टार्टअप्स हैं जो जायंट बन चुके हैं?
यूपी से, जी नहीं बन रहे। बिल्कुल। वो चाहते स्टार्टअप्स बड़े शहरों में ही है, मेट्रोस में, बॉम्बे, बेंगलोर, या आपके ये कि बॉम्बे में, इनफैक्ट पूना में भी स्टार्टअप्स ज्यादा हैं। तो ये जो एक डिस्पैरिटी है, इसको टैकल करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है। इतनी जनसंख्या में आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। पर पर्सन जो डेंसिटी है पब्लिक की, वो बहुत ज्यादा है। जी प्लस पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। अगर आप देखें तो जो जीएसटी कलेक्शन से भी अगर आप एक आइडिया लगाएं, तो जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता यूपी का। बिल्कुल। जबकि इतनी जनसंख्या है तो इतना कम जीएसटी कलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्थिति ऐसी बन गई है कि यूपी में जो पूरा ढांचा है उसको चेंज करने की जरूरत है, कि जिसमें आप नई इंडस्ट्रीज को इनवाइट करें। जी लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही उतना डेवलप नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तो काम हो रहा है। एक इलेक्ट्रिसिटी यूपी की बहुत पुरानी समस्या है, जिसको दूर करने की जरूरत है। आप नोएडा में बैठे हैं तो ठीक है कि आपको 24 आवर्स अनलिमिटेड सप्लाई मिल रही है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की, यहाँ भी बट आप, कटौती हो जाती है कई बार, 2-2 3-3 घंटे की। हाँ, तो अब आप ये सोचिए, अगर नोएडा में कटौती हो रही है जी तो आप रूरल एरिया में क्या होगा। बिल्कुल। देखो, इम्प्रूव हुई है सिचुएशन, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि यूपी में इम्प्रूव नहीं हुआ। जब से योगी जी आए हैं इम्प्रूव हुआ है, लेकिन योगी जी से जो उम्मीदें हैं वो हमेशा ज्यादा रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल योगी जी जो काम कर रहे हैं उनसे उम्मीदें हमेशा ज्यादा रहेंगी, और योगी जी बिल्कुल का विजन है, वही ऐसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप बिल्कुल। ये भी नहीं सोच सकते कि कोई और लीडर से एक्सपेक्टेशन है। देखो, दुख कब होता है, जब आपकी किसी से आशाएं हो कि वो मेरी आशा पर अनुरूप नहीं उतर रहा। तो ये जो उत्तर प्रदेश है, इसको उत्तम प्रदेश या सर्वोत्तम प्रदेश जो बनाया जा सकता है, जिसमें लोगों के पास रोजगार हो, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग की तरफ यूपी को आगे जाना पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि सर्विस सेक्टर से आप बहुत लोगों को जॉब्स नहीं दे सकते। बिल्कुल। प्लस जो हब्स है, वो एक जो सर्विस सेक्टर है, मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, तो जितनी वर्क फ्रॉम होम जो हम आईटी इंडस्ट्री भी नोएडा में है या ग्रेटर नोएडा में है, वो यही कर रही है कि भाई यूएस का काम यहाँ पर हैंडल हो रहा है। बिल्कुल तो यूएस का काम जब यहाँ पर नोएडा में हो सकता है, तो वो मेरठ में भी हो सकता है, बिल्कुल मुरादाबाद में भी हो सकता है। बिल्कुल। आप समझिए कि वो जो टायर 2 सिटीज है, वहां पर हम काम नहीं कर पा रहे। वहां पर वहां का जो बच्चा है उसको रोजगार के लिए पलायन करना ही पड़ रहा है। बिल्कुल वहां पर वो साधन नहीं है रोजगार के। उस मामले में बिल्कुल ये बिल्कुल बजट पूरी तरह फेल है, क्योंकि बिल्कुल इस समस्या को हैंडल ही नहीं करा गया, ये समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसके बिल्कुल अलावा बजट बहुत संतुलित है और बहुत ठीक है। बिल्कुल। हरीश जी, जी तमाम बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा बजट, बड़ा बड़ा अमाउंट दिखाया गया, लेकिन रोजगार पर उतना फोकस नहीं है जितना होना चाहिए था, या फिर इंडस्ट्रियल पर उतना फोकस नहीं है जितना होना चाहिए था। नहीं, देखिए, मैं अभिषेक जी की बात को, मैं उनको कुछ बातों पे उनको लाता हूं कि जिस तरह से पिछले बार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई और 40 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए, और जिस तरह से लगातार इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की दिशा में, वो बुंदेलखंड हो, वो पूर्वांचल हो, वो आपका नोएडा या इधर तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है ही है, और जिस तरह से यूनिटें लग रही हैं, साथ ही साथ ये आपका डिफेंस कॉरिडोर की, चाहे वो बुंदेलखंड के इलाके ले लीजिए, अलीगढ़ ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, ये और इवन लखनऊ, तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये आखिर प्रोडक्शन साइड में ही तो हो रहा है। दूसरा, 96 लाख जो एमएसएमईज हैं, ये भी तो आखिर रोजगार देने के लिहाज से ही हैं। रोजगार, इनके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। 8 करोड़ 32 लाख जो श्रमिक, जो स्किल्ड श्रमिक, वो श्रमिक पोर्टल पर वो रजिस्टर्ड किए गए। तो यह है उस दिशा में। और अभिषेक जी को एक बात बहुत अच्छी तरह से, मतलब वो खुद इकोनॉमिस्ट हैं तो उनको मैं क्या बताऊंगा, लेकिन
इंडस्ट्री जो आती है उनको कम अप होने में और प्रोडक्शन साइड में आने में 5-6 साल लग जाते हैं। तो जिस तरह से आदरणीय योगी जी की सरकार ने काम किया इसको लेकर के, मुझे लगता है कि काफी कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोडक्शन साइड में वो 1-2 साल बाद दिखने लगेगा, क्योंकि जब से वो 17 में सरकार में आए हैं तब से लगातार उनका फोकस है कि उत्तर प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो तेजी के साथ हो। और इसी के लिहाज से 2-3 बार उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट की, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, पुनः एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है। तो जिस तरह से लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हो रहा है उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है हरीश जी, ठीक है लौटूंगा हरीश जी में। हमारे साथ चंचल यादव भी जुड़ गए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। स्वागत है आपका चंचल जी। चंचल जी, सरकार का ये कहना है कि उसने इस बजट में सभी को साध लिया है, किसानों को भी, युवाओं को भी, महिलाओं को भी। क्या लगता है कि संतुलित बजट है? देखिए, पूरी तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये बात गारंटी के जो गारंटी की बात आती है, जुमलों की बात आती है कि जुमलों से भरा हुआ बजट ही है। एक चीज समझने की जरूरत है राणा साहब, आपने देखा होगा हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता बहुत ही वरिष्ठ हैं और अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन पता है इन लोगों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। बाकायदा इनको झूठ कैसे बोलना है और कैसे उनको सिखाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से और एकदम स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ, 8वां बजट आप पेश कर रहे हो, हर साल बजट में बताते हो कि हम गोरखपुर मेट्रो बनाएंगे, वाराणसी मेट्रो बनाएंगे, कानपुर में मेट्रो बनाएंगे, आगरा में मेट्रो बनाएंगे, सब मेट्रो बनाएंगे। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम हम लोग करके गए थे, कानपुर की मेट्रो हमने जो काम स्टार्ट करा के गए थे, लखनऊ मेट्रो चलाया हमने मौसी से मुंशी पुलिया तक, आपको वाराणसी का डीपीआर तैयार कर दिया था। पिछले 8 सालों में जुमला साबित हुआ कि नहीं जुमला साबित हुआ? मैं आता हूं मेडिकल के क्षेत्र में, आज के समय में इसी लखनऊ में बैठा हूं मैं राणा साहब चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी के साथी बता दें कहीं 50 बेड का अस्पताल बनाए। 8वां बजट पेश कर रहे हैं, लखनऊ के अंदर कहीं 50 बेड का अस्पताल बनाई हुई है। चैलेंज करता हूं चैनल के माध्यम से, मैं आपको गिना दूंगा। इसे लखनऊ के अंदर 200 बेड का मास अस्पताल बनाया, आपने देखा होगा अंकोलॉजी भवन बनाया, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, लीवर ट्रांसप्लांट की पीजीआई के अंदर बिल्डिंग बनाई हमारी सरकार ने। आपने देखा होगा जो 30 बेड का आपका अस्पताल था इमरजेंसी का, 300 बेड का बनाया पीजीआई के अंदर। आपने देखा लोहिया का पूरा विस्तारीकरण किया। आपने देखा होगा 200 बेड का मास अस्पताल के बगल में बक्सी तालाब विधानसभा 100 बेड का आपका रामसागर मिश्रा के नाम से अस्पताल बनाया। फिर हम लोगों ने केजीएमसी के अंदर शताब्दी बिल्डिंग बनाई। हम लोगों ने अलग से एकेडमिक ब्लॉक बनाया, बलरामपुर हॉस्पिटल का एकेडमिक ब्लॉक बनाया। इतने बड़े बड़े काम क्यों लखनऊ बता रहा हूं आपको, और मैं एक एक जिले की मेरे पास डेटा है, लिस्ट में बता दूंगा मेडिकल क्षेत्र में। अब आइए इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा ट्रिपल आईटी बनाई, शाने अवध बनाया, प्लास्टियो माल जो टॉप क्लास का बनाया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्लास्टियो वालों को बेच दिया। आपने देखा होगा जस्ट सामने डायल 100 की बिल्डिंग, 1090 की बिल्डिंग, और आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे हाईटेक पुलिस मुख्यालय जो गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। 102, 108 एक जब भी किसी महिला के साथ कोई घटना घटती थी, जब भी किसी महिला के साथ प्रसूति समय में 102 गरीब परिवार के घर पर पहुंच जाया करती थी। आज क्या हालत है? हरीश जी, एम्बुलेंस दिखाई देती है। ये जुमले चंचल जी जवाब ले रहा हूं मैं। पास कुछ चंचल नहीं जी, है। हाँ जवाब लेता हूं। हरीश जी 30 सेकंड में बेरोजगारी की बात करता हूं। अभी देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने कहा बेरोजगारी कम हो गई है। मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों के दोनों बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, ये झूठ बोलने में माहिर लोग हैं। और विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, जब पूछा जाता है कि आप उसको पटल करिए तो पटल नहीं कर पाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा 10 साल हो गए सरकार को, और आदर्श गांव बना रहे थे, स्मार्ट शहर बना रहे थे। इसे उत्तर प्रदेश के अंदर 17 स्मार्ट सिटी कहां पे हैं? श्रीवास्तव जी बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। नहीं, मैं वही सवाल ले रहा हूं, इस बार मेरा वही सवाल था। हाँ चंचल जी सवाल ले रहा हूं मैं। कहीं चालू है मुझे बता दें। चंचल जी आप ही का सवाल ले रहा हूं मैं। हरीश जी जवाब दीजिएगा। वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि 50 बेड का भी कोई अस्पताल आपने बनाया हो तो एक आध का नाम गिनवा दें। आप देखिए, असल में है क्या कि समाजवादी पार्टी दूसरे को जो कहती है, वास्तविकता है कि झूठ बोलने और भ्रम फैलाने की ट्रेनिंग समाजवादी के अंदर जगह बताइए। लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश भर में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो गया। एक 200 बेड का हॉस्पिटल बना करके आप आज तक पूरे 6 साल से पीठ अपनी ठोक रहे हो। पूरे उत्तर प्रदेश भर में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना, चिकित्सा सुविधाएं लोगों को हरीश जी रिमोट एरिया तक मिल सके,
उसके लिए मेडिकल कॉलेज हर जिले में बनाया गया। और आप एयर कनेक्टिविटी की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अभिषेक जी कर रहे थे। आप देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, झांसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, तो आप जो अरे मैं एक जिले की भी चर्चा आपसे कर लूंगा, एक जिले में समाजवादी पार्टी ने काम किया उसकी भी चर्चा कर लूंगा। मैं क्यों राजधानी में बता दूं कहीं 50 बेड बनाए हो, ये कोई स्कूल बनाए हो, हरीश जी आगरा का मेट्रो हरीश जी देखिए, फिर जुमले हरीश जी उनका वो ये पूछ रहे हैं कि बाकी आप छोड़िए, सिर्फ लखनऊ में बता दीजिए अगर कोई भी एक अस्पताल आपने 50 बेड का बनाया हो तो। मैंने कहा ना कि हमने तो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं देने का काम किया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया। ठीक है हरीश जी, एक और सवाल, समय कम है हरीश जी एक और सवाल मेरा ये है, हरीश जी पिछली बार लगभग 7 लाख के आसपास का था, 6.9 लाख करोड़ का बजट था। इस बार ये 7.5 लाख के आसपास का हो गया, 7.5 लाख करोड़ का बजट हो गया है। पिछली बार जो घाटा था, राजकीय घाटा, वो 3.96 था और इस बार राजकोषीय घाटा 3.46, यानी कि हम केवल 0.5% ही घाटे को घटा पाए हैं। इसे उपलब्धि माना जाए? नहीं, बिल्कुल उपलब्धि माना जाएगा। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू प्लस स्टेट बना, ये भी वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं ना, रेवेन्यू प्लस कैसे माना जाए अगर हमारा घाटा घट ही नहीं रहा है तो? राणा सर, इनसे एक सवाल मेरा था जो मैंने कहा इतने बड़े प्रदेश में, वो भी जवाब नहीं दे पाई। इतने बड़े प्रदेश में उत्तर प्रदेश जैसे घनी आबादी के प्रदेश के लिए जिस तरह से सरकार काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। हरीश जी आपदा से मेरी एक कमजोरी मान लीजिए या खामी मान लीजिए, मैं फैक्ट्स पर बात करता हूं, भाषणों पर कम करता हूं। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं कि केवल 2 सालों में 0.5% राजकीय घाटे में कमी आई है। अगर सरकार ने बजट इतना बढ़ा दिया है कि वो 6.9 लाख करोड़ से लेकर 7.5 लाख करोड़ तक चली गई और केवल हम 0.5% घटा पा रहे हैं राजकोषीय घाटा, तो इसको उपलब्धि कैसे माना जाए? राणा जी, हाँ, योगी जी का जो पहला कार्यकाल था उसका 2-2.5 साल तो कोविड में निकल गया, कोविड जैसी महामारी से निपटने में निकल गया। ये एक्यूट एंसेफेलाइटिस, जिससे पूर्वांचल के कई जिले, हरीश जी उसके बाद भी बहुत बजट आ गए हैं। तो बजट ठीक है, लेकिन आखिर उन परिस्थितियों से उबर करके अगर हम बजट को यहाँ पे ले आए और घाटा कम किए, और लॉकडाउन लगने से पहले भी आपके 4 बजट थे, 17 से 21 तक तो ठीक था, 17 से 18, 19 और 19 फिर 20 में जाकर आया कोविड। ठीक है, मैं लौटूंगा, समय कम है, चंचल जी मैं लौटूंगा आपके पास। हरीश जी लौटूंगा मैं आपके पास। हाँ, अभिषेक राम जी आप कुछ कहना चाहते हैं, और मेरा सवाल इसी में यह है कि अगर हम पिछले 2 सालों में 0.5% राजकोषीय घाटे को घटा रहे हैं तो क्या इसको सरकार की उपलब्धि माना जाए? देखिए, जो फिस्कल डेफिसिट है, जो आइडियल है, वो 4% से नीचे रहे तो ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है। इनफैक्ट अगर यूपी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हालात है, अगर आप किसी और स्टेट से चेक करें तो अगर ये 5% तक भी जाता है तो भी शायद विकास आगे आने वाले सालों में बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट पर उतना ज्यादा अचीवमेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर इन्होंने 0.5% घटाया है तो मैं एज एन इकोनॉमिस्ट इनसे ये सवाल पूछूंगा कि क्यों घटाया? आप 4000 करोड़ के स्मार्ट लैपटॉप्स, आप 2 और इंडस्ट्रियल टाउनशिप लॉन्च कर देते। देखो, इन्होंने 2 चीजें हैं। देखो, इसमें इन्होंने कहा कि नोएडा की तरह हम एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा की तरह बुलंदशहर में लॉन्च करेंगे। ये बहुत लेट हो चुके हैं, और एक नहीं, अब समय था ये 5, 6, 7 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते। इनके यहाँ वादों में और एक्चुअल होने में बहुत देर हो रही है, जो यूपी को बहुत नुकसान कर रही है। 2019 में डिस्कशन हुआ था किस कंडक्टर कंपनीज के लिए हम एक पॉलिसी बनाएंगे और इंडस्ट्रियल टाउनशिप देंगे, जिससे सेमी कंडक्टर का काम होगा। हम ज्यादातर आज की डेट में सेमी कंडक्टर्स इंपोर्ट करते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग ये लानी थी, इसकी पॉलिसी 2022 में लाई गई, जबकि 2019 में प्रॉमिस था। जी बिल्कुल। तो ये ना 3 साल लग गए पॉलिसी बनाने में, और उसको लॉन्च करने के बाद आप देखिए कि अभी तक कितनी कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है सेमीकंडक्टर्स की। तो जो डिले है, डिले यूपी को बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि आप ये कह जरूर रहे हैं 2.2% बेरोजगारी है। अगर आप एक्चुअल में यूपी में घूमे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और जो रोजगार मिल भी रहे हैं वो अपने शहरों से पलायन करके मिल रहे हैं, क्योंकि आपने जो रूरल शहर है, मैं सिटीज की बात नहीं कर रहा, शहरों में तो रोजगार पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट्रीज है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है चंचल जी, मैं 30 सेकंड आपके पास, और सवाल यह है कि क्या यूं माना जाए कि जितने भी इसमें वादे दिखाए गए, या कहा जा रहा है कि किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस 2024 को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया? देखिए, इनके जुमलों को हर आम जनता समझ रही है, और हमारे श्रीवास्तव जी भी समझ रहे हैं। मैंने एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था कि हर साल आप मेट्रो की बात करते हो, मेट्रो कहीं भी एक जिले में कहीं बनाए, मुझे बता दो। मुख्यमंत्री का गृह जनपद गोरखपुर है, आप एक काम तो स्टार्ट नहीं करा पाए। वाराणसी का डीपीआर हम लोगों ने तैयार कर दिया, उस पे ऊपर आपने काम तो स्टार्ट नहीं करा पाया। ठीक है ठीक है ठीक है, समय कम है चंचल जी समय कम है। जुमलेबाजी के अलावा बजट कुछ भी नहीं है। हाँ, चंचल जी समय कम है। हरीश जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर सरकार भी मान रही है कि 2.4% बेरोजगारी है, और आप पिछले साल के आंकड़े बता रहे हैं कि आपने केवल 1.79 लाख रोजगार दिए हैं, तब भी आप कैसे पूर्ति करेंगे 2.4% बेरोजगारों की? और इस बार आपने कहा कि 1 लाख भर्तियां करेंगे, तो 1 लाख से तो पूर्ति होगी नहीं। जिस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी के साथ साकार हो रहा है, सेमी कंडक्टर की बात अभिषेक जी कर रहे थे, सेमी कंडक्टर भी की यूनिटें भी उत्तर प्रदेश में लग रही हैं, और उस तरफ भी अगर पिछली बार आप लगभग 2.25 लाख रोजगार दे पाए, आप ही के आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूं, तो इस बार आखिर कितना बढ़ जाएगा? हरीश जी, इस बार कितना बढ़ जाएगा? हम ओडीओपी के माध्यम से, हरीश जी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के माध्यम से, हरीश जी के साथ, हरीश जी, पिछली बार आप ही के आंकड़ों के अनुसार अगर 2.25 लाख रोजगार आप दे पाए, तो फिर इस साल में आप कितने दे पाएंगे? तो 2.4% की पूर्ति कैसे होगी? मैंने कहा ना कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट साकार हो रहा है, 1 साल में हो जाएगा। नहीं, अगर आज कोई ये समझता है कि केवल सरकारी सेक्टर से जो रोजगार, ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। अब उत्तर प्रदेश का बजट पेश हो चुका है, और सरकार ने जिस तरह से बजट को पेश किया, तो उसमें महिलाओं के लिए भी कुछ ना कुछ रखा गया, युवाओं के लिए भी, यानी कि उन पर भी फोकस है, किसानों पर भी फोकस है, और 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को 3,000 रुपए महीना पेंशन देने की बात भी सरकार ने की है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस है, महिलाओं पर भी फोकस है, लेकिन ये अमल में कितना आता है, धरातल पर कितना उतरता है, ये देखना होगा।